नेक्स्ट स्टार्ट। तो आज हम पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, गुरुत्व के अधीन गति। आज क्या पढ़ेंगे अपन? गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये किस पे आधारित है? न्यूटन की गति के समीकरण, है ना, आपने पढ़े 9th क्लास में न्यूटन की गति के समीकरण, उन्हीं पे आधारित है। तो गुरुत्व के अधीन गति को समझेंगे और उस पर आधारित कुछ 2-4 सवाल करेंगे छोटे मोटे, ठीक है। तो करें शुरू। तो देखना आप, गुरुत्व के अधीन गति क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन के गति के समीकरण, ये बताया आपको, है ना। 3 समीकरण बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी और x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बताया था। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये बताए थे न्यूटन की गति के समीकरण, ठीक है। अब अपन करने जा रहे हैं क्या? गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितनी भी वस्तुएं अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं, उन सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या नहीं? बोलो, कारण क्या है? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण है। पृथ्वी में किसका गुण है बताओ? गुरुत्वाकर्षण का गुण है। ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? न्यूटन ने पता लगाया था या नहीं? वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब टूट के नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि ये टूटने के बाद नीचे की ओर ही क्यों गिरा, अगल बगल नहीं गया, ऊपर नहीं गया, हवा में रुका नहीं, नीचे ही क्यों गिरा। तो वहाँ से उन्होंने पता लगाया था कि कोई भी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है ना। और पृथ्वी का यही गुण क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। तो जहाँ बल होगा वहाँ त्वरण भी होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर ma, है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो मतलब जहाँ बल होगा वहाँ त्वरण भी होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो त्वरण भी लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं बताओ? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को जी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जी से। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे व्यक्त करेंगे? जी से। वैसे त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से, एक्सीलरेशन, और गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल जी से व्यक्त करेंगे। क्लियर है? बोलो, समझ आया यहाँ तक? अब देखो गति कैसे होती है। तो गति 2 प्रकार से होगी गुरुत्व के अधीन। एक गति तो क्या होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सही। और एक गति आपकी होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। 2 प्रकार की गति होंगी, ठीक है। तो जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी, आप सोचो, मैंने आपको बताया था त्वरण के बारे में कि यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, वेग में वृद्धि होती है, तो त्वरण कैसा होता है? धनात्मक। और अगर वस्तु के वेग में कमी होती है तो त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक। क्लियर है? अब आप देखो कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी तो बताओ उसके वेग में वृद्धि होगी या कमी? कोई भी वस्तु, उसको ऊपर से यहाँ से छोड़ो, प्रारंभ में वेग कितना है? 0। अब छोड़ो तो नीचे आएगी तो उसके वेग में वृद्धि होगी। जितनी ज़्यादा ऊपर से छोड़ोगे वेग उतना अधिक मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। यहाँ से एक बॉल सर पे गिराओ, लगेगी नहीं,
3 मंजिल ऊपर से पटको उसी बॉल से लगेगी। मतलब जितनी ऊंचाई से गिराओगे उतने वेग में वृद्धि होगी। तो मतलब नीचे की ओर जब गति होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब यूं, और नीचे की ओर जब गति होगी तो वस्तु के वेग में वृद्धि होगी, और जब वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण कैसा लेंगे? धनात्मक त्वरण। तो यहाँ धनात्मक त्वरण लेंगे तो त्वरण धनात्मक लेंगे। और कौन सा त्वरण काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी से व्यक्त करेंगे। फिर आगे आओ, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति होगी, ये तो नीचे की ओर हो रही है ऐसे ही, ठीक है। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति होगी, तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके वेग में कमी होती है। आप वस्तु को ऊपर फेंको तो ऊपर फेंकोगे, शुरू में तो बहुत तेज फेंका, फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? नीचे की ओर खींचता है। जबकि हमने किधर फेंका? ऊपर की ओर, तो नीचे बल लग गया तो उसके वेग में कमी होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब उसका वेग शून्य हो जाता है और उसके बाद वो वापस किधर आने लग जाता है? नीचे। तो जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वेग में कमी आती है, और जब वेग में कमी होती है तो त्वरण कैसा होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है। तो ऋणात्मक त्वरण होता है तो इसको अपन क्या लेंगे? -g लेंगे। ये क्लियर हुआ? अगर ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही है तो धनात्मक लेंगे त्वरण को, नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही है तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। फिर बताओ गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? अगर आपको याद हो तो छोटी क्लास में पढ़ा हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पढ़ाएगा? पढ़ा है, आप भूल चुके हैं। कक्षा 9 में एक पार्ट था ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी आया था, वही ये बताया था। तो ये आपको याद रखना है। अभी अपने भी ये वही चैप्टर आएगा, लेकिन आगे आएगा 8 चैप्टर, वहाँ कैसे आया, कहाँ से आया, सब समझेंगे। अभी तो ये ध्यान रखना है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है। जैसे साधारण त्वरण है ना ए, जैसे कार चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो त्वरण तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी स्पीड है। लेकिन जो पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण आप जो है वो लगेगा कहाँ पे? पृथ्वी की सतह के आसपास। वो कितना लगता है? ये फिक्स है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता। 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मान याद रखना है, दिया नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए इसका मान, ठीक है। तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो गति के समीकरण क्या बन जाएंगे इसके लिए? तो गति के समीकरण क्या बनेंगे बताओ? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, तो इसमें एक ही जगह क्या लिखेंगे बताओ? जी। एक ही जगह क्या लिख देंगे बताओ? जी। तो क्या समीकरण बना? v बराबर u प्लस, और यहाँ पे एक ही जगह g लिख देंगे, और x क्या था? दूरी या विस्थापन, तो इसमें क्या लिखेंगे? ऊंचाई। ऊपर से आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? तो x की जगह तो h लिख देंगे, और ut प्लस हाफ GT², समझे? और तीसरा क्या था? v² बराबर u² प्लस 2, एक ही जगह तो लिखेंगे g और x की जगह h। क्लियर है? और इसमें करें तो गति के समीकरणों में एक ही जगह क्या लिख देंगे? -g। तो -g लिखोगे तो v बराबर u माइनस GT, और h बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो v² बराबर u² माइनस 2g। क्लियर है क्या? बोलो, समझ आया अच्छे से? तो ये ध्यान रखना है कि गति के समीकरण तो वही है, बस त्वरण की जगह क्या लेना है? गुरुत्वीय त्वरण। नीचे की ओर गति हो तो धनात्मक, ऊपर की ओर गति हो तो ऊपर की ओर गति होगी तो इनके बीच का चिन्ह कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। और नीचे की ओर गति होगी तो बीच का चिन्ह कैसा हो जाएगा? धनात्मक। क्लियर है? तो समझ आया? तो इस पे आधारित कुछ समस्याएं हल करेंगे। आपको ये याद रखना है, जी का मान 9.8 है। समीकरण आप आराम से देख लें, u प्लस जी टी, एच बराबर ut प्लस हाफ AT², हाफ GT² और v² बराबर u² प्लस 2gh। मिटा दूँ? क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ? देखो, शुरू करें।
क्वेश्चन नंबर 1 समझना, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व आपको करना। एक चीज आएगी स्वतंत्रता पूर्वक, क्या आएगा बताओ? किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ना। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब जैसे आपने पकड़ रखा है, तो पकड़ के सिर्फ छोड़ दिया। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इस पर कोई बल नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, केवल अपन ने इसको छोड़ दिया। तो जब स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु को गिराया जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0, क्योंकि पकड़ रखा है और ऐसे छोड़ दिया, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा इसका? 0। बोलो होगा या नहीं? क्लियर है? तो देखो अब क्वेश्चन सुनना है आपको। एक वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। एक वस्तु को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, ठीक है। 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसका वेग ज्ञात करो। समझ आ गया क्वेश्चन? करें शुरू। वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0। जब भी स्वतंत्रता पूर्वक लिखा जाए तो प्रारंभिक वेग 0। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। समय हो गया 5 सेकंड। त्वरण कितना हो जाएगा? त्वरण जी, गुरुत्व के अधीन गिरा रहे हैं 9.8 मीटर। अब बोला है 5 सेकंड में तय की गई दूरी और 5 सेकंड बाद वेग। तो तय की गई दूरी कौन से फॉर्मूले से निकालें? 3 समीकरण है, तीनों में से कौन से निकालेंगे? दूसरे वाले से, तय की गई दूरी या ऊंचाई। तो गति का दूसरा समीकरण लगाएं। पहला सवाल हल करने के लिए h बराबर ut, नीचे की ओर गिराया तो +12 gt²। तो h बराबर u तो हो गया 0, t हो गया 5, 1/2, हाफ हो गया 9.8 g का मान और t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो h कितना आ गया? ये तो 0, 2 का भाग लगाओ 4.9 गुणा 25, 4.9 गुणा 25। अब हल कर सकते हैं आप इसको। कैसे करें? पॉइंट हटा दो इसका, तो 49/10 गुणा 25, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार। इसको गुणा करो 245/2, 2 का भाग लगाओ 1, 2, 2.5 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगा वो? 5 सेकंड में। जब छोड़ा तो छोड़ने के बाद 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 122.5 मीटर। कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है मेरी, कैलकुलेटर भी फेल है अपने सामने, ठीक है। तुम तो सोचते रह गए होंगे जब तक होगो, सही है ना। अब पूछा जाए कि 5 सेकंड बाद वेग कितना होगा? वेग, तो वेग कौन से फॉर्मूले से निकालें? पहले से भी निकाल सकते हो और तीसरे से भी। पहला ही कर ले, सिंपल सा। v बराबर u प्लस जी टी। u का मान 0, g का मान 9.8 और गुणा कर दिया तो v बराबर 49 मीटर पर सेकंड। है ना खतरनाक कैलकुलेशन? बड़ा आसान है। पॉइंट हटाया, नीचे 10, 5 दूनी 10, 2 से काटा 49, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन टिपिकल होता जाएगा, डिफ़िकल्ट बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेवल भी बढ़ता जाएगा। हाँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा सा टिपिकल। थोड़ा सा टिपिकल कैसे? देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बोला कि एक 100 मीटर ऊंची मीनार है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई मैंने आपको दे दी h। कितनी दे दी बताओ? 100 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? अब इसमें क्या होता है,
एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक बिल्डिंग से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक बिल्डिंग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। ठीक उसी समय एक अन्य पत्थर नीचे से ऊपर की ओर दस मीटर पर सेकंड के वेग से, है ना, या और ज़्यादा लेना चाहो 20 ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो बताएं कि ये दोनों पत्थर एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे और तब तक पहले पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक ही समय पर एक पत्थर तो ऊपर से गिरा है बिल्डिंग के ऊपर से, और उसी समय पे एक पत्थर नीचे से फेंका। ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरा है, ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका। तो आएंगे तो एक टाइम होगा जब ये मिलेंगे या क्रॉस करेंगे, या जब एक ही जगह होंगे, तो कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, और जब ये मिल चुके हैं तब पहले पत्थर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ आया? आगे बढ़ें, शुरू करो। जब ये पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसा हम मान लेते हैं कि मान लो कि ये पहला पत्थर यहाँ से चला, यहाँ आ गया, दूसरा पत्थर यहाँ से चला, ये यहाँ आ गया, और यहाँ जाके दोनों मिल गए। ऐसा मान ले, बोलो कोई दिक्कत? तो ऐसा मान लो कि ये तो ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तो माना दोनों पत्थर सी बिंदु पर मिलते हैं। सी बिंदु पर टी समय बाद मिलते हैं। टी समय हमें पता नहीं, ज्ञात करना है कितने समय बाद मिलते हैं। तो टी समय बाद मिलते हैं, मान ले ऐसा। दोनों एक साथ शुरू हुए और मान लो कि 10 सेकंड बाद मिलते हैं या 5 सेकंड बाद, तो टी समय बाद मिलते हैं। तो दोनों पत्थर कितने समय तक गतिमान रहे? टी समय तक। दोनों को एक साथ छोड़ा, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, घड़ी में समय लगाया, एक ही समय पे छोड़ा, तो जब मिलेंगे तो मिलने तक गतिमान रहेंगे। मान लो 10 सेकंड बाद मिले, तो पहला पत्थर कितनी देर तक चला? 10 सेकंड, और दूसरा भी कितनी देर तक चला? अब ये जरूरी नहीं है कि ये बीचों ही बीच में मिले, क्योंकि एक का वेग है 20 मीटर पर सेकंड, एक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है, तो ये जरूरी नहीं है बीचों बीच में, कहीं भी मिल सकते हैं। पता करना है कितने समय बाद मिलेंगे। तो कैसे पता करें? मान लिया टी समय बाद मिलते हैं, तो टी समय में ये पहला पत्थर ऊपर से नीचे की ओर दूरी तय करेगा या नहीं? मान लो इसने कितनी दूरी तय कर ली? h1। पहला पत्थर ऊपर से नीचे की ओर दूरी तय करेगा, कितनी बताओ? h1। और ये जो दूसरा पत्थर है, ये जो है दूसरा पत्थर जिसकी चाल, जिसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड, ये नीचे से ऊपर की ओर दूरी तय करेगा। मान लो इसने कितनी दूरी तय कर ली? h2। अब दोनों मिल गए, तो इस फोटो को देख के क्या लगता है कि h1 प्लस h2 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए बताओ? हो गया सवाल हल। तो h1 को ज्ञात करें पहले। h1 क्या है? पहले पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? तो लगाएं। तो इस पहले पत्थर द्वारा तय दूरी, प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी, बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? h1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस वाला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला आ गया? h1 बराबर u तो कितना हो गया? 0। तो u को 0 को t से गुणा करोगे तो ये भी 0 प्लस 1/2। g का मान ले लेते हैं यहाँ पे अपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि आपको दिया है जी का मान क्या लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है। देखो जी का मान 9.8 होता है, लेकिन लगभग 10 लेके चलते हैं, क्वेश्चन में दिया होता है। क्यों? गणनाएं आसान हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो जब मैंने क्वेश्चन बोला उसमें दिया हुआ है कि जी का 10 ले, 9.8 लगभग 10 की तो बराबर है, 9.8 लेके कर लो, क्या परेशानी आएगी? गणना बड़ी हो जाएगी, पॉइंट की कोई संख्या को गुणा करना थोड़ा लेंदी पड़ेगा। भाई 10 ले लो, अपन को तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट कैसे हल करते हैं। संख्या तो कोई भी हो, रखनी तो है, वो तो सीख सकते हैं। तो 10 लेके चल रहे हैं। तो बताओ 1/2 जी का मान क्या लिख देंगे? लगभग 10, और समय पता नहीं है, समय ज्ञात करना है t²। 2 से काटो तो h1 कितना आ गया बताओ? 5t²। ये किसके द्वारा तय की गई दूरी आ गई? प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी। अब दूसरे पत्थर की निकालें तो द्वितीय पत्थर द्वारा तय दूरी, द्वितीय पत्थर द्वारा इसी समय में तय दूरी है ना, बताओ कितनी आएगी? तो द्वितीय पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, जिसका प्रारंभिक वेग 20 है और तय की गई दूरी h2 है। तो h2 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ut -12 gt²। माइनस में लगाएंगे या नहीं? मैंने बताया था ऊपर से नीचे की ओर गति होगी तो प्लस में, और नीचे से ऊपर की ओर गति होगी तो माइनस में। तो अब इनके मान रखें h2 बराबर u कितना है? u 20 दूसरे पत्थर के लिए, समय पता नहीं, हाफ जी का मान 10 और t²। सही, 9.8 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप 10 लेके चलो, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, टाइम बचेगा। तो h2 आ गया आपके पास 20t - ½ g t², समीकरण नंबर। और सवाल में दिया है आपको, क्या दिख रहा है कि h1 + h2 बराबर कितना होना चाहिए? 100। h1 + h2 बराबर कितना होना चाहिए? 100। मीनार की ऊंचाई 100 ही तो है, तो दोनों को जोड़ दो, h1 का मान रख दो यहाँ से, कितना आया? 5t²। 1 मिनट, इसको 5t² लिख दो, लिख सकते हैं ना, 2 से काटा तो 5t²। और h2 20t - 5t² बराबर 100। ये लड़मरे कैंसिल, तो t कितना रह गया? 100/20। तो t कितना आ गया? 5 सेकेंड। तो दोनों पत्थर कितने सेकंड बाद मिलेंगे? तो है ना फिजिक्स इंटरेस्टिंग? ऐसे सवाल सोचे कभी? फिजिक्स का मीनिंग ये, जो भी आपके आसपास होता है, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा, वो सब फिजिक्स में आके कैलकुलेट कर सकते हो, सारी गणनाएं कर सकते हैं नहीं? तो है मज़ेदार क्वेश्चन, 5 सेकंड में पत्थर मिल जाएंगे। अब ये पूछा है, दूसरा क्या पूछा था इसमें कि जब ये मिलते हैं तब तक पहला पत्थर कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी निकाले, तो प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी, प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी, तो कितनी थी प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी? h1 बराबर 5t²। लेकिन ये कब निकालनी थी? प्रथम पत्थर द्वारा तय दूरी कितनी थी? 5t²। ये तो है, कितने समय पे निकालनी थी ये? 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड यहाँ रखो, तो कितनी आएगी? 125। कितनी आएगी बताओ? तो h1 कितना आ जाएगा बताओ? 5 × 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 125 मीटर। क्या ये पॉसिबल है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पहला पत्थर 125 मीटर की दूरी तय करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
पत्थर कहाँ मिलेंगे सोचो। ज़्यादा आ रही है दूरी तो पत्थर कहाँ मिलेंगे, मतलब वो बीच में तो मिले नहीं है, हमने तो माना ही था। तो पत्थर कहाँ मिले, ये देखो आप, मैं आपको बताऊं, जैसे ये बिल्डिंग है अपनी ये, और मान लो नीचे यहाँ पे खाई है, खाली जगह है, कोई पहाड़ पे बनी हुई है, इधर खाई है, तो पहला पत्थर तो कितनी दूरी तय करेगा, 125 मीटर। तो 100 मीटर तो ये हो गई और 25 मीटर ये हो गई, 125 मीटर। मतलब पहला पत्थर यूं आएगा और यहाँ जाके पहुँचेगा 5 सेकंड। और दूसरा पत्थर कैसे दूरी तय करेगा, दूसरे पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर जाते हैं तो वेग घटता जाता है, तो इसका वेग घटता जाएगा 20, और फिर घटता जाएगा, अंत में शून्य हो जाएगा। और शून्य होने के बाद ये वापस कहाँ जाने लगेगा बताओ, नीचे की ओर। तो ये एक जगह कब होंगे, इस जगह पे होंगे 5 सेकंड के बाद। मतलब ये तो सीधा आएगा और ये घूम के आएगा, तब होंगे। समझ में आया? मतलब ये तो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और ये 5 सेकंड में, ठीक है। तो ये वाला तो 5 सेकंड में, ठीक है। तो 125 मीटर आने का मीनिंग क्या हुआ, 125 मीटर आने का मीनिंग ये हुआ कि पहले पत्थर ने कितनी दूरी तय करी, 125 मीटर। मतलब 125 मतलब ये बिल्डिंग से भी इधर नीचे निकल गया है नहीं, इस तरीके से। और दूसरा पत्थर जो था पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तब जाके मिले। अब चेक कर लो भले ही, दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी निकालोगे तो वो ऋणात्मक आएगी, तय विस्थापन निकालोगे, चेक करो। ये तो पहले का तो मैंने पूछा था, अगर दूसरे का निकालेंगे, दूसरे पत्थर ने कितना विस्थापन तय किया द्वितीय पत्थर द्वारा, तो इसमें रखेंगे मान, रख दें इसमें। तो क्या आएगा, H2 बराबर 20 गुणा समय कितना है 5, तो गुणा 5 माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 5 का स्क्वायर। हल करो, 20 पंजे 100 माइनस कितना आ गया 125, तो H2 कितना आ गया बताओ, -25 मीटर। और -25 का मतलब समझे, हमने इस पत्थर को किधर फेंका था, ऊपर की ओर। तो अगर ये ऊपर की दिशा में जाता तब तो इसका विस्थापन कैसा लेते, धनात्मक, लेकिन इसका विस्थापन कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक विस्थापन मतलब ये किधर गया, नीचे की ओर। तो ये पत्थर नीचे की ओर गया है यहाँ से, और कितनी दूर गया, -25। माइनस का मतलब नीचे की ओर 25 गया है, और पहला वाला ऊपर से नीचे तक कितना गया, 125। तो क्लियर हो गया, ये तो 125 पे पहुंचा, और ये पहले ऊपर गया तो विस्थापन बढ़ा धनात्मक में, फिर वापस यहाँ तक आया उसी जगह पे, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। जिस बिंदु से गया घूम के उसी बिंदु पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। और फिर ये नीचे की ओर गया तो ऋणात्मक 25, तो यहाँ जाके मिलेंगे। अगर मान लो कि हम चाहें कि ये दोनों पत्थर बीच में ही मिले, तो फिर बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होनी चाहिए बताओ, ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा। अगर बिल्डिंग की ऊंचाई ज़्यादा करोगे तो फिर ये दोनों पत्थर कहाँ मिल सकते हैं, बीच में भी मिल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया? जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई ज़्यादा ले लेते हैं, H बराबर 500 मीटर ले लें, तो 500 मीटर ले लें, तो यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे, 500, यहाँ 500 लिखेंगे, तो यहाँ 500 लिखेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 500। तो समय कितना हो जाएगा बताओ, 20 का भाग लगाओ, हम्म, 25, 20 दूनी 40, 25 हो जाएगा, 25 सेकंड का टाइम हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, कम लेना चाहिए, सॉरी
जैसे मान लो 50 मीटर ही ले लेते हैं, अगर आपको बीच में मिलाना है ना दोनों पत्थरों, 50 मीटर लेके देखो एक बार, तो 50 मीटर लेंगे बिल्डिंग की ऊंचाई, है ना, तब कितना आएगा, यहाँ पे 50, यहाँ 50, तो यहाँ 50, तो कितना आ जाएगा, 20 का भाग लगाएं तो 2.5 सेकेंड या 5/2 सेकेंड आया है नहीं। अब 5/2 सेकेंड रखो आप यहाँ पे इस जगह पे, तो 5/2 सेकेंड रखें तो हो जाएगा 125/2, 125/4 वर्ग करेंगे ना इसका, 5 का वर्ग 25, 25 पंजे 125/4, तो 125 में 4 का भाग लगाओ तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4, बचा 1, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आ गया। और यही इसमें रखो तो 5/2 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे, 5/2 का स्क्वायर, तो इससे गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटा 10 बार तो कितना हो जाएगा, ये 50, और इसको हल करो, 2 से काटा 5 बार, 125/4 मतलब वही आ जाएगा 31.25, इसको घटाओ इसमें से तो कितना आ जाएगा, 18.75 आ गया। अब आप देख पा रहे हो दोनों कैसे आए, धनात्मक, तो अगर बिल्डिंग की ऊंचाई कम रखेंगे, कम रखेंगे तब क्या होगा, ये तो कितना चलेगा 31.25 और ये कितना चलेगा बताओ 18.75, तो यहाँ कहीं मिल जाएंगे, ये कम चलेगा ये ज़्यादा, और बिल्डिंग की ऊंचाई अगर ज़्यादा हो गई तो वो यहाँ नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पहले वाला पत्थर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसके वेग में कमी होगी, वेग शून्य हो जाएगा और ये वापस किधर आने लगेगा, नीचे, और ऊपर वाला भी नीचे आएगा तो नीचे जाके मिलेंगे। समझ में आया, ऐसे अपन इनको सॉल्व करते हैं। एक अपन ने कल एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो, चोर पुलिस को पकड़ता है, उसमें क्या लास्ट में जब श्रीधराचार्य सूत्र लगाया था तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी गणना, वो आप देखना थोड़ी सी गणना में, वो आप खुद सुधार लेना, यहाँ हो गई थी, ऐसे कुछ लिखा हुआ था -40 ± -√(-40 का स्क्वायर -4 गुणा -80, यही तो लिखा था, बटे में 2 × 1, तो ये आ गया था 40 ± (√1600), और ये यहाँ गड़बड़ हो गई थी, मैंने क्या कर दिया था 80 और 4 कितना कर दिया था 84, ये गड़बड़ हो गया, जबकि ये गुणा होंगे, ध्यान नहीं रहा उस समय, तो 8 चौकू 32, 320 बोला ना, ध्यान नहीं रहा मेरा, तो ये 320 आएगा यहाँ, तो ये 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कल वाले में गलती हो गई थी बाय मिस्टेक, वो आपको सुधार करना है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया क्या अच्छे से, बोलो। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, और बढ़ेंगे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, एक और क्लास लेंगे ऐसी, है ना, उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।